नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं आज की हमारी कक्षा को लेकर के। और आज हम बीए द्वितीय वर्ष में जो काव्य शास्त्रीय तत्व या जो कोटियां हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, उन पर चर्चा करने के लिए आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं। और अगर आपने पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ा है और या फिर आपने जो पाठ्यक्रम के संबंध में हमने जो वीडियो बनाया था वह आपने अच्छे से देखा है, तो आपने उसमें देखा होगा कि रीतिकाल का इतिहास क्या है, उस संबंध में जो विशेष तथ्य हैं वो क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं, वह उस काल की क्या परिस्थितियां रही, उन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके नीचे अंतिम बिंदु के रूप में सबसे पहले तो कवि हैं, कुछ कवियों की रचनाएं हमें पढ़नी है, जिनमें हम केशव दास की रचनाओं को पढ़ चुके हैं, रामचंद्रिका के कुछ अंशों को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो बिंदु है वह है रीतिकाल का इतिहास, और तीसरा जो बिंदु आता है उसमें है काव्य शास्त्रीय कोटियाँ। तो काव्य शास्त्रीय कोटियों में से हमारे पाठ्यक्रम में अगर आपने ध्यान दिया हो तो रीति, गुण, दोष और रस, ये चार कोटियां बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। तो इन चारों कोटियों में से सबसे पहले मैं आज की कक्षा में जो पढ़ा रहा हूं आपको, उसका नाम है काव्य रीति। तो आज से आपके लिए ये एक नई सुविधा मैंने करने का प्रयास किया है कि हम बोर्ड के माध्यम से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूं कि जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आप लोग जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूंगा आप उनको अपने पास उतार लेंगे, और जो मैं बोलूँगा उसे भी। तो सबसे पहले आज की जो हमारी कक्षा है उसे हम शुरू करते हैं, और उसका जो प्रकरण है आज की कक्षा का वह है काव्य रीति। तो मैं आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं बहुत मोटा मोटा लिखने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि रीति कहते किसे हैं। तो रीति का अर्थ क्या है, रीति का अर्थ क्या है। तो रीति आपके लिए ये नया शब्द नहीं है, रीति का हम पूर्व में भी प्रयोग करते आए हैं, और आज तक आप ये सुनते रहे हैं कि हमारे देश के जो रीति रिवाज हैं तो उसमें आपने रीति शब्द का प्रयोग सुना है। इसके अलावा जब हम कहते हैं कि इस काम को करने की तुम्हारी रीति ठीक नहीं है, तो वहाँ भी आपने रीति शब्द सुना है। तो रीति का तात्पर्य अगर हम समझें तो रीति का मतलब होता है किसी कार्य को करने का तरीका। ठीक है, आपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़े होंगे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो या हवा धीरे धीरे चलती है, तो चलने की जो रीति है उसके बारे में बात हो रही है, धीरे धीरे। तो यहाँ रीति का मतलब होता है तरीका। आप जानते हैं कि हम कोई भी यदि कार्य करते हैं, कोई भी काम, आप सुबह घर में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने की एक विशिष्ट रीति होती है। अगर उस रीति का पालन किया जाए तो खाना अच्छा बनता है, और अगर उस रीति का पालन न किया जाए तो खाना अच्छा नहीं बनता है। तो और वह रीति अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है। खाना बनाने की रीति हिंदुस्तान में अलग है, विदेशों में खाना खाने और बनाने की रीतियाँ अलग हैं। और अगर आप बात करें हिंदुस्तान में भी, राजस्थान में खाना जिस प्रकार का मिलता है उसमें रीति अलग होती है खाना बनाने की, और पंजाब में चले जाएं तो वहाँ अलग होती है। तो रीति का मतलब हम समझ रहे हैं, रीति का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का तरीका, पद्धति, शैली, मार्ग, जिससे वह कार्य संपन्न किया जाता है। अब यहाँ आप कहेंगे कि साहब ये तो खाना बनाने की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ कविता में, काव्य में, काव्य शास्त्र में रीति का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ भी तरीका, यहाँ भी उसका अर्थ जो है वो तरीका से ही है, मार्ग से ही है, प्रणाली से ही है, पद्धति से ही है। क्योंकि जिस तरह से हम किसी भी काम को किसी तरीके से करते हैं तो वह काम श्रेष्ठतम रूप से होता है। उसी तरीके से हम किसी कविता को जब लिखते हैं या साहित्य का सृजन करते हैं, तो साहित्य का सृजन के लिए भी तो हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है। तो
कविता को लिखने का जो एक तरीका होना चाहिए या साहित्य का सृजन करने का क्या तरीका हो, उस तरीके को, उस शैली को, उस स्टाइल को, उस पद्धति को, उस प्रणाली को, उस वृत्ति को हम कहते हैं रीति। तो रीति का तात्पर्य आप समझिए किसी कार्य को करने की कोई विशिष्ट पद्धति, किसी कार्य को करने का कोई विशिष्ट तरीका, किसी कार्य को संपन्न करने की कोई विशिष्ट शैली, किसी कार्य को संपन्न करने की कोई विशिष्ट पद्धति। तो रीति का मतलब आप मेरे विचार से अब समझ गए होंगे। और यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ किस बारे में कि रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, तो रीति जो शब्द है वह संस्कृत की जो धातु है रिंग में कितने प्रत्यय लगने से जो शब्द बना है उसका नाम है रीति। और शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो रीति का शाब्दिक अर्थ है, रीति का शाब्दिक अर्थ है मार्ग। रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मार्ग। तो रीति रिंग धातु से बनी है और उसमें कितने प्रत्यय लगा है। इस तरह से संस्कृत की अगर हम बात करें तो शब्द की जो बनने की प्रक्रिया है उसकी अगर बात करें तो शब्द इस तरह से बना है। और रीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मार्ग। लेकिन केवल मार्ग नहीं, इसके साथ साथ रीति के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। रीति का तात्पर्य है मार्ग, पंथ, पद्धति, वृत्ति, प्रणाली, शैली, या अगर अंग्रेजी के शब्द की बात करें तो आप इसे स्टाइल भी कह सकते हैं। स्टाइल, किसी भी काम को करने की स्टाइल, किसी काम को करने का तरीका। एक शब्द और भी है, तरीका। तो रीति शब्द का अर्थ अगर हम समझें तो रीति का अर्थ इस पूरे विवेचन से बिल्कुल अलग नहीं है। अब ये तो हुई रीति शब्द की बात, लेकिन काव्य में रीति का क्या अर्थ है? ये रीति शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ, ये आया कहाँ से? क्या काव्य में हमेशा से रीति की बात चली है? रीति की शुरुआत किसने की? काव्य में रीति की आवश्यकता क्या है? और वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की और रीति को काव्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना? यद्यपि एक आचार्य का, मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, जिससे अब तक मैं आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा, नहीं तो आप पॉज करके उतार सकते हैं। यहाँ तो एक बड़ा फ़ायदा भी है कि आप बार बार पीछे जा करके चीज़ों को उतार सकते हैं। तो यहाँ मैं बात नहीं करूँगा बार बार कि अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो मैं मिटा दूँगा, आप बाद में पीछे जा करके भी देख सकते हैं। तो एक नाम आपने सुना होगा, संस्कृत में अलंकार शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं या अलंकार संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उनका नाम है आचार्य भामह। आचार्य भामह। इन आचार्य भामह ने सबसे पहले रीति की कल्पना की, लेकिन रीति की जो कल्पना इनके मन में थी वो रीति के रूप में नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले मार्ग के रूप में रीति की व्याख्या की थी। इन्होंने, जब भामह ने रीति की बात की मार्ग के रूप में, तब रीति सिद्धांत का, रीति संप्रदाय का कोई अस्तित्व नहीं था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह बात मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि कोई व्यक्ति अलग हैं, कोई ऐसे आचार्य अलग हैं जिन्होंने रीति का सबसे पहले विवेचन किया है। तो आचार्य भामह ने, इनका ग्रंथ है आचार्य भामह का, उन ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने दो मार्ग बताए, और वो मार्ग हैं वैदर्भ मार्ग और गौड़ मार्ग। ये दो मार्गों की उन्होंने बात की, वैदर्भ मार्ग और गौड़ मार्ग। वैदर्भ मार्ग के रूप में उन्होंने ये बताया कि कविता में वैदर्भ मार्ग का प्रयोग करने पर या वैदर्भ मार्ग को अपनाने पर
कविता दोष से मुक्त हो जाती है, उसमें कोई दोष नहीं रहता है, अपितु कविता के लिए जो 10 गुण आवश्यक माने गए हैं, भरत ने माफ कीजिए भामह ने 10 गुण बताए हैं कविता के लिए, काव्य गुण, तो 10 काव्य गुण उसमें स्वतः ही समाहित हो जाते हैं और किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं रहता है। वैदर्भ मार्ग के रूप में उन्होंने ऐसा बताया। और जब उन्होंने कहा गौड़ मार्ग, तो उन्होंने कहा कि वैदर्भ मार्ग का विपरीत है गौड़ मार्ग, यानी कि वैदर्भ मार्ग में कविता के जितने भी काव्य गुण हैं वो समाहित हो जाते हैं, और जहां कोई भी गुण समाहित नहीं हो पाता है वह गौड़ मार्ग कहलाता है। तो भामह ने मोटी मोटी बात की, उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं बताया, उन्होंने कोई संप्रदाय इस संबंध में स्थापित नहीं किया। वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने काव्य रीति का विवेचन किया, एक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया, उसका एक सिद्धांत निरूपित किया, वो व्यक्ति हैं, वो आचार्य हैं जिनका नाम है वामन। आचार्य वामन ने जो उनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। भामह ने इस काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में सबसे पहले रीति शब्द का प्रयोग किया। रीति का पहली बार, प्रथम बार प्रयोग इन्होंने किया, और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा। काव्य की आत्मा मानते हुए इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने? रीतिरात्मा काव्यस्य। इसका मतलब है कि काव्य की आत्मा रीति है, काव्य की आत्मा रीति है। अगर हम रस संप्रदाय पढ़ते हैं, रस सिद्धांत पढ़ते हैं, तो वहां भरत मुनि काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं रस को। और उसके बाद विश्वनाथ, जो कि आचार्य विश्वनाथ, जो लगभग 14वीं शताब्दी के थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा साहित्य दर्पण। उस साहित्य दर्पण में उन्होंने लिखा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि वाक्य में जब तक रस नहीं होगा तब तक वह काव्य नहीं बन सकता। तो विश्वनाथ ने भरत मुनि का अनुसरण करते हुए उन्होंने ये माना कि रस जो है वह काव्य की आत्मा है। लेकिन यहां अगर हम बात कर रहे हैं रीति की, तो रीति का प्रथम बार प्रयोग वामन ने किया। किसने किया? वामन ने किया। और उन्होंने रीति को काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए काव्य की आत्मा माना है, और उन्होंने लिखा है रीतिरात्मा काव्यस्य, कि जो रीति है वही काव्य की आत्मा है। और यदि रीति का ध्यान न रखा जाए, या काव्य में रीति को न अपनाया जाए, या रीति का पालन न किया जाए, तो कोई भी काव्य नहीं हो सकता। जैसा कि भरत मुनि रस के लिए कहते हैं, जैसा क्षेमेंद्र औचित्य के लिए कहते हैं, जैसा भामह अलंकार के लिए कहते हैं, जैसा कुंतक वक्रोक्ति के लिए कहते हैं, और इसी तरह से आचार्य वामन ने रीति के लिए यह बात कही है कि कोई भी काव्य तब काव्य हो सकता है जब उसमें रीति का ध्यान रखा जाए, जब उसमें रीति का पालन किया जाए। तो रीति का शब्द का अर्थ हमने पढ़ा। और आज की कक्षा के लिए मैं, क्योंकि आज मेरे लिए एक प्रायोगिक कक्षा थी, एक प्रयोग के रूप में मैं इस तरह से पहली बार ही ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपके क्या अनुभव इस कक्षा के साथ रहे, और कल हम पढ़ेंगे कि रीति का अर्थ क्या है, रीति की परिभाषा क्या है, वामन ने उसके बारे में क्या है, राजशेखर ने उसके बारे में क्या कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने उसके बारे में क्या कहा है, आचार्य कुंतक ने रीति के बारे में क्या कहा है, ये सब हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। रीति के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीति के भेद कितने हैं, कौन से विद्वान ने रीति के भेद क्या माने हैं, किन विद्वानों रीति को क्या अलग अलग नाम दिए हैं, रीति की विशेषताएं क्या होती हैं, रीति के उदाहरण क्या होते हैं, ये सब हम कल की कक्षा में या आगे की कक्षाओं में
में पढ़ेंगे। ये आज की जो कक्षा है ये एक प्रयोग के रूप में आपके लिए मैंने तैयार की है, और अगर आपको इसमें लाभ लगता है कि हमारा बड़ा फ़ायदा हो रहा है तो हम आगे भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।